अंशु बर्मन। आप मेरे साथ देख रहे हैं यूपीएससी इकोनॉमी सिंप्लीफाइड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 19। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में के बारे में पढ़ा था हमने, और डिफरेंस देखा था, उनकी डेफिनेशन देखी थी। अब देख रहे हैं हम एक्सचेंज रेट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है एक्सचेंज रेट? ठीक है, यदि हम इकोनॉमी के टर्म में समझें कि एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज रेट वो होता है एक्सचेंज रेट वे है, जैसे सपोज दैट मैं सीधा एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमारे आज के टाइम में मान के चलो एक यूएस डॉलर का जो प्राइस है इंडियन रुपीज़ में वो है 84 रुपीज़ इंडियन INR। ठीक है, इंडियन रुपीज़ में है। ठीक है, ये क्या है? ये है 84 रुपीज़। ये किस चीज़ को दिखा रहा है? ये दिखा रहा है $1 की कीमत। ठीक है, ये मान के चलिए आप। ये होती है एक्सचेंज रेट, मतलब करेंसी को करेंसी में एक्सचेंज कराने के लिए यदि हमें दूसरी कंट्री की करेंसी को परचेज करना है, उसके लिए हमें क्या रेट देना होगा। ठीक है, मैं ये करेंसी एक्सचेंज रेट जो है ये करेंसी पर वो है बेस। ठीक है, मान के चलें जो इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, मान के चलें कि ये मान के चलें कि ये आपका USA है, ये इंडिया है। ठीक है, हमारे यहाँ चलता है इंडियन रुपीज़, इधर चलता है US डॉलर। ठीक है, जिसको USD बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखें हमको चाहिए कितना भाई, हमने बोला भाई आप हमें जो है अपना यहाँ का $10 दे दो। कितना दे दो? 10 USD दे दो। अब हमको पता है कि एक USD की कीमत इंडिया रुपीज़ में 84 रुपीज़ है। कितना है इंडियन रुपीज़ में? कितना? 84 रुपीज़ है। 10 के लिए हमको कितना पे करना पड़ेगा इसको? यदि 10 US डॉलर चाहिए हमको, तो हमको इनको 84 × 10 इंडियन रुपीज़ पे करने होंगे। मतलब कहने का सीधा सा 840 रुपये हमको इनको पे करना होगा। ठीक है, जब जाके हमको 10 US डॉलर मिलेंगे। ठीक है, ये एक रेट है। ये रेट है कि भाई एक US डॉलर लेने के लिए हमको इतने रेट का पेमेंट करना होगा। ये रेट है, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये होते हैं करेंसी के टर्म में। सिंपल सी बात बोलूँ तो वह रेट जिस पर एक कंट्री की जो करेंसी है वो दूसरे देश की या अनदर कंट्री की जो करेंसी है उसमें बदली जाती है। ठीक है, जिस रेट में वो बदली जा रही है ना, जिस रेट में एक्सचेंज किया जा रहा है, वही कहलाता है एक्सचेंज रेट। जैसे हमारे यहाँ 10 US डॉलर हमको लेना है USA से, तो हमको कितना रेट देना होगा? हमको 840 रुपीज़ रेट देना होगा। ये कहलाता है हमारा एक्सचेंज रेट। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस वाला एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप होते हैं किसके? एक्सचेंज रेट के। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट के बारे में हम बात करते हैं। ये देखो वैसे तो 2 टाइप्स की है। ठीक है, जैसे 2 या 3 टाइप्स के देखते हैं। एक होता है जैसे नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसको बोलते हैं NER। ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में सिर्फ और सिर्फ करेंसी की कन्वर्जन वैल्यू जो हम बदल रहे हैं, जो हम चेंज कर रहे हैं, मान लो ये जो हमने $10 परचेज करने के लिए जो हमने दिया है, ये जो वैल्यू दी है, ठीक है, ये कहलाती है आपकी नॉमिनल एक्सचेंज रेट। एक करेंसी को ख़रीदने के लिए, एक अदर कंट्री की करेंसी को परचेज़ करने के लिए जितना भी हम रुपीज़ में पे कर रहे हैं वो आपकी नॉमिनल एक्सचेंज रेट कहलाती है। सिंपल सी बात मैं बोलूँ आपको, ये मतलब ये एक वह रेट जिस पर एक करेंसी को दूसरी करेंसी के रूप में बदला जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, 1 यूरो, 1 यूरो बराबर है 90 इंडियन रुपीज़ के। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, हमको 1 यूरो लेने के लिए, इंडिया को 1 यूरो ख़रीदने के लिए इतने रुपीज़ देने होंगे। ठीक है, इंडिया को 1 यूरो ख़रीदने के लिए 90 रुपीज़ देने होंगे। ठीक है, यही कहलाती है आपकी नॉमिनल एक्सचेंज रेट। इसमें सिर्फ कुछ नहीं होता, ये करेंसी कन्वर्जन वैल्यू है। ठीक है, कितना करेंसी कन्वर्जन, करेंसी को चेंज करने के लिए जो वैल्यू होती है वही कहलाती है आपकी नॉमिनल एक्सचेंज रेट। बट यदि हम बात करें
दूसरे एक्सचेंज रेट टाइप की, जिसके हम बोलते हैं रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है, RER, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो ये सीधी सी बात है, इसमें सिर्फ इसमें नॉमिनल वैल्यू नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ इसमें नॉमिनल वैल्यू जो भी हमने ऊपर पढ़ा, ये ए पॉइंट नॉमिनल वैल्यू होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ करेंसी की वैल्यू शामिल होती है, किसकी, सिर्फ और सिर्फ इसमें करेंसी की कन्वर्जन वैल्यू होती है, जिसके जितना हमको बदलना था, मतलब वो वैल्यू शामिल होती है नॉमिनल एक्सचेंज रेट में, जो हमें को 1 यूरो लेने के लिए जितना हमको पैसा देना होगा, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट NER लिख देते हैं उसको, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, प्लस इसमें इन्फ्लेशन भी ऐड होता है, ठीक है। इसमें डोमेस्टिक करेंसी की जो प्राइस लेवल है वो भी इसमें शामिल होता है, मतलब वही है नॉमिनल एक्सचेंज रेट प्लस डोमेस्टिक प्राइस लेवल प्लस फॉरेन प्राइस, अपने यहाँ की, भाई इंडिया वाला जब डॉलर परचेज कर रहा है तो उसके यहाँ की डोमेस्टिक प्राइस लेवल क्या है, प्लस जिस कंट्री की वो ले रहा है, जैसे हम USA के डॉलर ले रहे हैं तो वहाँ का फॉरेन प्राइस लेवल क्या है, ठीक है। और ये किस पे बेस होते हैं, ये होते हैं प्राइस लेवल, ये दोनों चीज़ निकलती है इन्फ्लेशन पर, किस पर, इन्फ्लेशन पर, ठीक है। ये इनको भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू के साथ साथ डोमेस्टिक प्राइस लेवल, फॉरेन प्राइस लेवल जो इन्फ्लेशन पर बेस है, रियल एक्सचेंज रेट पे इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला निकाला जाता है, कैसे, एक फॉर्मूला आपको मैं बोल रहा हूँ, जैसे रियल एक्सचेंज रेट RER लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू नॉमिनल NER नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है, इंटू ये आपका प्राइस लेवल जो है वो डोमेस्टिक लेवल पर, और जो प्राइस लेवल है वो अपॉन प्राइस लेवल फॉरेन पर, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट नॉमिनल एक्सचेंज रेट का जो प्राइस है उसको देखते हैं, जैसे 1 $US इज इक्वल टू है 1 $US इज इक्वल टू मानते हैं 80 रुपीज़, ठीक है, ये इक्वल है, ये हो गया नॉमिनल एक्सचेंज रेट पर, ठीक है। अब इंडिया प्राइस जो चल रहा है, इंडिया प्राइस जो लेवल है, इंडिया प्राइस इंडेक्स, ठीक है, वो 100 रुपये का चल रहा है, वो 100 का चल रहा है, ठीक है। और वहीं US इस प्राइस लेवल की बात करूँ जो डोमेस्टिक है, इंडिया तो डोमेस्टिक में ही आएगा ना, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो डिमांड कर रहा है, वो अदर कंट्री की ले रहा है करेंसी, ठीक है। US प्राइस इंडेक्स कितने रुपीज़ का है, ये आपका हो गया 120 का, ठीक है। प्राइस लेवल जो चल रहा है इंडेक्स पे वो 100 का 120 का चल रहा है। अब सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, नॉमिनल एक्सचेंज रेट कितना है 80 का है, हमने 80 लिख दिया, इंटू डोमेस्टिक प्राइस कितना है 100 रुपीज़ का है, ये 120 का हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया कितने का 66.67। ये हो गया आपका, ये क्या है, ये आपका रियल एक्सचेंज रेट है, समझ गए मेरी बात, ये होता है रियल एक्सचेंज रेट। तो कहीं भी यदि आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि रियल एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस है, तो आप सीधा सीधा बोलो कि भाई डोमेस्टिक प्राइस लेवल और फॉरेन प्राइस लेवल जो होता है, जो इन्फ्लेशन रेट पर होता है, जिसमें ऐड होता है वो होता है रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है, और जिसमें नहीं ऐड होता है वो होता है आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट। इसमें और सिर्फ करेंसी कन्वर्जन वैल्यू शामिल होती है। इसमें क्या शामिल होती है, करेंसी कन्वर्जन वैल्यू, ये होती है बस इसमें, ठीक है, जो भी इसको बदलने के लिए वैल्यू दी जा रही है। इसमें इन दोनों का कोई मतलब नहीं होता, ना तो डोमेस्टिक प्राइस लेवल का ना ही फॉरेन प्राइस लेवल का, ठीक है। चलिए तीसरे टाइप का देखते हैं, सी पॉइंट। अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी है, रियल
एक्सचेंज रेट और नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अब हम देख रहे हैं इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है, इस बारे में देख रहे हैं। ये वेटेज होता है एवरेज रेट अगेंस्ट ए बास्केट ऑफ करेंसीज, ठीक है। एग्जाम्पल के बेस पे बता रहा हूँ। मान के चलो इंडिया का जो ट्रेड है वो चाइना के साथ 40% है, यूएसए के साथ 30% है और यूरोपियन यूनियन के साथ भी 30% है, ठीक है। जो भी इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट निकाला जाएगा वो इन तीनों के बेस पे निकाला जाएगा। मैं क्या समझा रहा हूँ कि इफ़ेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है। ये होता है वेटेज एवरेज रेट अगेंस्ट ए बास्केट ऑफ करेंसीज, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो ये वेटेज के बेस पर होता है, किसके, वेटेज एवरेज वेटेज के रेट पर ये होता है, अगेंस्ट होता है बास्केट ऑफ करेंसीज के, ठीक है, जिन से हम करेंसी ले रहे हैं, जिनसे हमारा ट्रेड चल रहा है, ठीक है। लाइक जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, जो इंडिया है अपना, ठीक है, इंडिया का जो ट्रेड है वो आप देखोगे जो चाइना के साथ 40% है कर रहा है, मतलब मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। यूएसए के साथ 30% कर रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी 30% कर रहा है, ठीक है। तो जो इफेक्टिव रेट निकलेगा ना वो इन तीनों के बेस पे निकलेगा, ठीक है। इन तीनों को बेस बनाकर निकाला जाएगा, ठीक है। इन तीनों के बेस पर निकलेगा, वो होगा आपका क्या, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहलाता है। समझ गए। और ये लिखा हुआ है कि जो भी हमारी बास्केट करेंसी है, जिनके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, जो हम मान लो यूरोपियन यूनियन से यदि कुछ चीज़ खरीद रहे हैं तो हम उसको यूरोपियन यूनियन में तो पैसे देंगे, जो उनका अपना उनकी जो करेंसी है, ठीक है। यूएसए से कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, इंडिया रुपीज़ में तो पेमेंट नहीं करेंगे तो हम डॉलर में ही, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वही है वेटेज एवरेज रेट अगेंस्ट ए बास्केट ऑफ करेंसीज, ठीक है। ये इस पर बेस होता है, यदि हम एग्जाम्पल मान के चले, ठीक है। चले आइए, हमने 2 टॉपिक कवर करे हैं, अभी 2 पॉइंट कवर करे हैं, 2 हेडिंग। एक तो बोला है आपका ये जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट और एक्सचेंज रेट होता क्या है। तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे आपका जिसको बोल रहे हैं हम एक्सचेंज रेट सिस्टम, काम कैसे करता है एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। देखो पहले पॉइंट में देखो तो एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। एक फिक्स्ड है कि भाई इसी रेट पर हम करेंसी का एक्सचेंज करेंगे। जैसे मतलब बोला कि जैसे ये जो भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है ना, उसकी जो करेंसी वैल्यू है, भाई हम इस वैल्यू पर करेंसी लेंगे, उस वैल्यू पे इतने पैसे हम देंगे तो हमें ये डॉलर चाहिए या ये, मतलब जो भी तय होता है, जो भी करेंसी वैल्यू है, चाहे वो हमारा कोई इंडियन रुपीज़ हमसे मांग रहा है, जैसे हम यूएसए से डॉलर मांग रहे हैं, ऐसी कोई यदि हमसे मांगता है इंडियन रुपीज़, तो हम एक वैल्यू तय कर लेते हैं कि भाई इंडियन रुपीज़ हम यूएसए को इतने डॉलर में देंगे, ठीक है। या डॉलर तय कर लेगा कि भाई इंडिया को हम जो डॉलर देंगे वो इंडिया को इतने रुपीज़ में देंगे। समझ रहे हो बात। तो यहाँ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, ये करेंसी वैल्यू, जो भी करेंसी वैल्यू है उसको जो तय करता है, उसको जो डिफाइन करता है, वो करता है गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल बैंक करेगा। जैसे अपने इधर आरबीआई। समझ गए। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल के मतलब पहले ना ब्रेटन वुड सिस्टम जब था 1997 के टाइम, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ठीक है, जो 1944 से 1971 तक था, उसमें जो डॉलर है ना, डॉलर
को गोल्ड की वैल्यू के द्वारा फिक्स किया गया था। भाई जितना गोल्ड की वैल्यू होगी उतना ही हम डॉलर की, 1 डॉलर की वैल्यू फिक्स करेंगे, ठीक है। गोल्ड से फिक्स किया गया था। किससे किया गया था? गोल्ड से फिक्स किया गया था। तो बेटर वुड सिस्टम 1940-1971 में डॉलर को गोल्ड से जोड़ा गया था, फिक्स किया गया था, ठीक है। ठीक है। एक होता है आपका बी में फ्लेक्सिबल, मतलब फ्लोटिंग, जो तैरता हुआ है, फ्लेक्सिबल है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये एक्सचेंज रेट सिस्टम में ध्यान रखना, ठीक है। ये जो फ्लेक्सिबल होता है डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग घटता और बढ़ता रहता है, ठीक है। ये ध्यान रखो, यदि हमारा व्यापार पूरा का पूरा रुपीज़ में हो रहा है और हमें डॉलर की ज़रूरत नहीं है तो ये मान के चलो कि डॉलर की वैल्यू गिरेगी, ठीक है। यदि इंडियन रुपीज़ की वैल्यू कंट्रीज़ में, अदर कंट्रीज़ में बढ़ने लगी है तो हमारे वैल्यू भी बढ़ने लगी, उसका प्राइस भी, एक्सचेंज रेट भी बढ़ना लगेगा, इंक्रीज़ होने लगेगा, ठीक है। तो ये जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ये डिमांड सप्लाई, ठीक है, मार्केट के द्वारा तय होता है, मार्केट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, ठीक है, फिक्स किया जाता है। ये किसके द्वारा फिक्स हो रहा है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये डिमांड एंड सप्लाई के मार्केट के द्वारा है, ठीक है। एग्जाम्पल मान के चलते हैं, जैसे हम आजकल देख रहे हैं जो इंडियन रुपीज़ का जो है यूएस डॉलर के मुकाबले वैल्यू रोज़ बदलता रहता है। कभी इतने रुपये हो गया, कभी रुपीज़ इतने रुपये गिर गया, इतने रुपये कम हो गया। तो वो सब जो है, ये सब हो कैसे रहा है? डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर हो रहा है, ठीक है। इंडियन रुपीज़ का यूएस डॉलर के मुकाबले वैल्यू का रोज़ बदलना, रोज़ बदलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये दो चीज़ हमने पढ़ ली कि फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग रेट क्या हो रही है, ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होती है। फ्लेक्सिबल जो है जो डिमांड सप्लाई के रूल पर बेस है, जबकि फिक्स्ड वो है जो करेंसी वैल्यू जो गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक निश्चित कर देते, डिफाइन कर देते, ठीक है। अब देख रहे हैं कि एक्सचेंज रेट को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से, इफेक्टिव फैक्टर कौन से हैं, ठीक है, वो देखते हैं। आइए, राइटिंग थोड़ी सी जल्दीबाजी में हो रही है, ठीक है, बट आप समझ रहे होंगे, इतना समझ में आ रहा होगा कि मैं लिख के आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखो, यदि जिस चीज़ की डिमांड होगी उसका प्राइस तो ऑटोमेटिक हाई होगा, समझ रहे हो। यदि आपकी डिमांड है भाई मुझे BMW बाइक चाहिए, BMW कार चाहिए, और लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है प्रॉफिट कमाने के लिए जो BMW का ओनर है या जो कंपनी है, जो CEO है, वो प्राइस बढ़ाएगा। उसको भी तो मुनाफा चाहिए यदि आप लोगों की डिमांड पूरी करनी है, समझ रहे हो। तो यही बात हो जाती है कि देखो, यही मार्केट का रूल है। इफेक्ट वाले फैक्टर कौन कौन से, इस बारे में बात कर रहे हैं। पहला फैक्टर है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी का जो डिमांड एंड सप्लाई है, वो देखते हैं कि मार्केट में किस करेंसी की नीड ज़्यादा है और किसकी नहीं, कौन डिमांड में है और कौन नहीं। चलिए देखते हैं। यदि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, सपोज दैट हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, हमने एक्सपोर्ट करा, चाइना को भी करा, रशिया को भी करा, USA को भी करा, सबको करा, तो ऑब्वियसली सी बात है हम पैसा तो रुपीज़ में ही लेंगे ना, हम डॉलर में तो लेंगे ही नहीं उनसे पैसा। भाई हमें रुपीज़ में दो, क्योंकि हमारे रुपीज़ चल रही है, ठीक है। हर कोई डॉलर लेके बैठ गया तो कैसे चलेगा, अपना तो वैल्यू गिर जाएगी। तो सीधी सी बात है, आप लोगों ने जब एक्सपोर्ट करा किसी कंट्री को, ठीक है, और उसकी जो डिमांड है, जो हमारे डोमेस्टिक कंट्री की जो करेंसी है, हमारी जो रुपया है, उसकी डिमांड क्या होगी? वो हाई होगी। क्या होगी? वो हाई होगी। डिमांड फॉर
डोमेस्टिक करेंसी की वो क्या होगी, हाई होगी, और रुपी क्या होगा हमारा फिर स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि लोगों को अन्य देशों को रुपीज़ की ज़रूरत पड़ गई है एकदम से कि यार इंडिया एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है और इंडिया का माल की क्वालिटी बहुत अच्छी है और हमें इंडिया का ही माल चाहिए, तो हमें लेकिन पेमेंट भी तो इंडिया रुपीज़ में करनी पड़ेगी ना, अदर कंट्री जो हमें करेगी पेमेंट, ठीक है, वो हमको रुपीज़ में करेगी। जब वो रुपीज़ में करेगी तो उसको क्या चाहिए, अपने मार्केट में रुपीज़ चाहिए, और रुपीज़ कहाँ से मिलेगा, वो इंडिया से भी मिल सकता है। तो इस तरह क्या हुआ, रुपीज़ क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, रुपीज़ क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यदि हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा जो डिमांड, जो हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। यदि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, जैसे हमने मान लो चाइना यूएसए से माल ले रहे हैं, जब यूएसए से बहुत सारा माल ले रहे हैं तो हम रुपीज़ तो उनके यहाँ जाएगा नहीं भाई, रुपीज़ में तो वे अपने इधर चलाएंगे नहीं, वे क्या मांगेंगे, वे डॉलर ही मांगेंगे। जैसे हम जब एक्सपोर्ट करते हैं अपना माल दूसरी कंट्री को बेचते हैं तो हम चाहते हैं कि वे सामने वाला पेमेंट जो हमें रुपीज़ में दे, किस में दे, रुपीज़ में दे, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक जो करेंसी हमारी वो रुपीज़ ही है, डॉलर तो है नहीं। ऐसे ही जब हम इंपोर्ट करते हैं माल को, जब हम यूएसए से ख़रीदते हैं तो यूएसए वाली कंपनी बोलती है भाई हमें डॉलर में दो, हमारे यहाँ रुपीज़ का तो काम ही नहीं है, तो हमें उनको डॉलर देना होगा। तो जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो डिमांड जो है, डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी, मतलब हमारी जो रुपया है जो हमारा, उसकी क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट डिमांड बढ़ेगी किसकी, अपनी रुपीज़ की, डोमेस्टिक करेंसी की तो डिमांड कम हो गई, बट लेकिन डिमांड जो है ना, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी की जो है वो बढ़ेगी, ठीक है भाई। सीधी सी बात है, जब हम यूएसए से सामान खरीद रहे हैं तो यूएस डॉलर की तो डिमांड बढ़ी ना, क्योंकि हमें तो पेमेंट यूएस डॉलर में ही करना है, सिंपल बात। तो इससे क्या होगा, हमारा जो रुपया है, जो हमारा रुपीज़ है वो क्या होगा, वीक होगा, वो कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये हमने देखा, पहला पॉइंट देखा डिमांड सप्लाई वाला, दूसरा देखते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट कैसे इफेक्ट करता है, देखो यदि हाई इन्फ्लेशन होगा, यदि इन्फ्लेशन जो महंगाई है, अभी हमने ये लास्ट टॉपिक अभी कवर करें हैं, पिछले लेक्चर में देख लेना जाके, यदि इन्फ्लेशन हाई है, सीधी सी बात है, अपने जो करेंसी है उसकी वैल्यू कमज़ोर होगी, ठीक है। डोमेस्टिक करेंसी जो है हमारे यहाँ की जो रुपया है या किसी भी देश की, वहाँ इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उस देश का पैसा क्या होगा, कमज़ोर होगा, क्या होगा, कमज़ोर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर पहले आप 10 रुपये में 20 किलो चावल लाते थे, 10 रुपये में आप 2 केजी चावल लाते थे पहले के टाइम पे, जो बोलते थे ना हमारे दादा टाइम या नानी टाइम पे या मम्मी और छोटी थी उस टाइम बोलते थे अरे 10 रुपये के 2 किलो चावल आ जाते थे भाई, खिचड़ी वाले। लेकिन अब आ रहे हैं 10 रुपये, है तो रेट 10 रुपये गई, लेकिन अब आ रहे हैं 1 किलो। तो बताओ क्या कमज़ोर नहीं हमारा रुपया हुआ ना, जहाँ तुम 10 रुपये में 2 किलो चावल लाए थे, अब 10 रुपये में सिर्फ 1 किलो चावल ला रहे हैं या आधा किलो चावल ला रहे हैं, तो हो गया ना, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। महंगाई जब बढ़ती है तो जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो घटती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलिए, पहले आपने देखा होगा 1 रुपये में 4 टॉफ़ी आती थी, देखा ना, 1 रुपये में 4 टॉफ़ी मिलती थी, ठीक है। अब 1 रुपये में 1 टॉफ़ी कर दी, पैसा उतना ज़्यादा, माल कम आ गया, तो क्या हुआ, करेंसी वीक हो गई, ठीक है। या आज के टाइम में हम कुछ भी, पहले आप देख लो जीएसटी से पहले 75,000 रुपये की स्प्लेंडर आ जाती थी, अब हमको कितना देना पड़ रहा है, 1,35,000, 25,000, 20,000, तो वो ज़्यादा जा रहा है, पैसा ज़्यादा जा रहा है, सामान उतना ही आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका इन्फ्लेशन रेट कैसे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे ही एक होता है, अभी हमने इन्फ्लेशन रेट देख लिया, डिमांड सप्लाई देख लिया करेंसी का, कि कैसे एक्सचेंज रेट इफ़ेक्ट हो रही है इन चीज़ों से, इन्फ्लेशन रेट से एंड आपका डिमांड और सप्लाई करेंसी से। एक और पॉइंट आता है जो आपका एक्सचेंज रेट को
इफ़ेक्ट करता है वो है इंटरेस्ट रेट। देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोई अपने इंडिया की एक कंपनी है, ठीक है, ये मान के चलो ये एक जियो कंपनी है, ठीक है। इसने बोला भाई जो मेरे में इन्वेस्टमेंट करेगा उसको मैं 10% इंटरेस्ट रेट दूंगा। कितना देगा? 10%। मान के चलो ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, जो फॉरेन कंट्रियों की कंपनियां हैं, ये फॉरेन कंट्रियों की जो कंपनियां हैं, अदर कंट्रियों की जितनी भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, करेगी नहीं करेगी? जब भी इन्वेस्टमेंट करेगी, अब इन्वेस्टमेंट किस में करेगी? सिंपल सी बात है, डॉलर में तो करेगी नहीं है। यदि डॉलर में करेगी तो इसको आगे रुपीज़ भी तो करना होगा, समझ रहे हो? तो जब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, हो गया। अब कंपनी सारा सामान जो भी कुछ खरीदेगा वो इंडिया में ही अपना प्रचलन करेगा। इन्वेस्टमेंट उसको पैसा जो चाहिए जियो कंपनी को वो रुपीज़ में चाहिए, डॉलर में नहीं चाहिए। तो ये सारी कंपनियाँ किस में पेश करेगी? रुपीज़ में, INR में, इंडियन रुपीज़ में सारी कंपनियां क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट करेगी जियो को, क्योंकि जियो एक हाई इंटरेस्ट रेट इनको पे करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। तो करेंसी क्या होगी? हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। क्या होगी? करेंसी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। समझ गया? यदि इन्वेस्टमेंट रेट कम हुआ, या सॉरी इंटरेस्ट रेट जो कम हुआ, तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने देख लिए थे कि एक्सचेंज रेट को इफेक्ट कैसे करेंगे, ठीक। सिर्फ मेरा इस लेक्चर में आपको ये समझाना था कि क्या होता है एक्सचेंज रेट, उसको कैसे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, उसके इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। एंड हमारा था एक्सचेंज रेट सिस्टम देखना। ये लेक्चर यहाँ पर मैं समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। मैं छोटे छोटे लेक्चर लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बड़े बड़े लेक्चर कई बार होता है कि आप नहीं देख पाते हैं, थोड़ा बोरिंग हो जाते हैं। तो मैं इसलिए एक टॉपिक लेता हूँ, उसको कवर करता हूँ अच्छे से विद एग्जाम्पल, बस इतना ही रखते हैं। और आपको यदि मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। कोई कमी लगे तो कमेंट में बताएं, ठीक है। चलिए, गुड नाइट आप सभी को।